कल के न्यूज़पेपर में लक्ष्मी शंकर यादव जी का एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल आ रखा था, दैट इज तालिबानी सत्ता और चीन से मिलने वाली चुनौतियां। इस आर्टिकल में जो बातें बताई गई हैं वो आने वाले मेंस एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, बिकॉज अफगानिस्तान प्रॉब्लम बहुत सुर्खियों में रहा हुआ है और यूपीएससी, यूपीपीसीएस या बीपीएससी कहीं पे भी मेंस में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से दिख सकता है। इस संपादकीय में उन्होंने चीन से मिलने वाली चुनौतियों के बारे में बताया है कि किस तरीके से चीन अब वहां पर स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट हासिल करने की तरफ बढ़ रहा है और अफगानिस्तान की सत्ता में जैसे जैसे तालिबान की वापसी हो रही है वैसे वैसे भारत के लिए कौन सी चुनौतियां होंगी। तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद ये सवाल उठना अपने आप में स्वाभाविक है कि अफगानिस्तान के साथ भारतीय रणनीति कैसी होगी और भारत का रुख तालिबान के साथ कैसा रहे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बहुत अच्छी लाइन है जो बताती है कि हम आप अपने मित्र बदल सकते हैं, अपने पड़ोसी नहीं। तो इस फैक्ट को अब हम आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि हमारे पड़ोस में एक तालिबान जैसा टेरर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही लेजिटिमाइज तरीके से आ रखा है, उसने सत्ता के ऊपर अपनी वैधता हासिल कर ली है और भारत सरकार के तमाम आपको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वहां पर चल रहे थे, जैसे सलमा डैम हो गया या फिर वहां का जो संसद भवन है उसको भी बना करके हम लोगों ने दिया। तो ये प्रोजेक्ट कहीं अधर में नहीं लटक जाए और कहीं एक त्रिगुट नहीं बन जाए तालिबान, पाकिस्तान और चीन का हमारे खिलाफ। तो इन सिचुएशन से आपको कैसे निकला जा सकता है, इसके पहले हमको आपको चीन की चुनौतियों को समझना होगा, बिकॉज किसी भी समस्या के निराकरण के पूर्व उस समस्या को संपूर्णता से जानना पूर्वशर्त होता है। संदर्भ इसका यही है, आप सबको पता होगा कि अफगानिस्तान में सेना की विफलता और तालिबान की सत्ता स्थापित होने के बाद अमेरिका के विरोधियों ने अवसरों का लाभ उठाना शुरू कर दिया है। ये अमेरिका के विरोधी कौन कौन से हैं? तो चीन है, रूस है और ईरान। रूस तो हमको आपको पता ही है कि ट्रेडिशनली आपको अमेरिका के साथ उनकी चिर प्रतिद्वंदिता चली हुई है। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो उसके बाद अमेरिका और रशिया के बीच एक वैचारिक युद्ध लड़ा गया, जो कोई एक्चुअल में बैटलफील्ड में नहीं लड़ा गया बल्कि दुनिया भर के तमाम देशों को अपने अपने खेमे में लाने का प्रयास किया गया, जिसको हम आप कोल्ड वॉर के तौर से जानते हैं। और दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि रशिया वहां पर एडवांसमेंट लेना चाहता है, एडवांटेज लेना चाहता है। ईरान का हमको आपको पता ही है कि ईरान पहला ऐसा सिया मुल्क बनना चाहता है जो परमाणु शक्ति से संपन्न हो, जबकि अमेरिका हर हाल में उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को रोकना चाहता है। वहीं चीन और अमेरिका के बीच अभी दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर बनने को लेकर के एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। बहुत से लोग इसको साम्यवाद बनाम पूंजीवाद की लड़ाई भी बताते हैं, लेकिन एक बार अगर हम आप ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 का देखें तो हमको आपको आश्चर्य हो सकता है कि अभी चाइना में आपको 1058 बिलियनियर्स हैं एज कंपेयर्ड विथ 696 इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अब ये साम्यवाद बनाम पूंजीवाद की लड़ाई शायद नहीं रह गई है, राइट। तो ये तीन देश हैं जो कि वहां पर लाभ लेने की स्थिति में हैं और वहां पर आपको पॉलिटिक्स वगैरह में इन्वॉल्व है। अब इन देशों की रणनीति ने भारत की चिंताएं इसलिए बढ़ा दी हैं क्योंकि अफगानिस्तान की अगर भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश उनसे काफी दूरी पर अवस्थित हैं। एग्जैक्टली अमेरिका और आपको अफगानिस्तान के बीच 11143 किलोमीटर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 11,000 किलोमीटर का आपको फासला है। ऐसे में हमको आपको कभी उम्मीद नहीं करना चाहिए कि वहां जो भी समस्याएं होंगी तालिबान के कारण, उनका सॉल्यूशन हर सिचुएशन में आपको अमेरिका आकर के करेगा। अगर उनके पास कोई कंक्रीट सॉल्यूशन होता तो 20 सालों के बाद उनको अफगानिस्तान छोड़ करके नहीं भागना पड़ता। और अफगानिस्तान से ट्रेडिशनली भी बहुत सारी यूरोपियन पावर्स को भागना पड़ा है, इसीलिए यूरोपियंस की कब्रगाह के तौर से भी आपको अफगानिस्तान को जाना जाता है। वहां न रशिया को सक्सेस मिला है, न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को मिला है और न ही आपको 17वीं 18वीं सदी में ग्रेट ब्रिटेन को मिला है। तो ये कुछ चीजें हैं। इसके अतिरिक्त इस आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे चाइना आने वाले दिनों में आपको वहां विन विन सिचुएशन में दिख रहा है, दैट मीन्स हर तरफ से वो आपको उनके पास एडवांटेज है।
तालिबान के वहां स्थापित होने के बाद भारत के खिलाफ चीन एवं पाकिस्तान के संबंध और अधिक मजबूत होंगे। और ये तो सबको पता है कि तालिबानी सत्ता को आपको पाकिस्तान अपने इशारों पर चला सकता है। क्यों चला सकता है? बिकॉज उन पिछले 20 सालों में जब अमेरिका अफगानिस्तान में बना हुआ था, तो अफगानिस्तान में आपको, अफगानिस्तान से जो तालिबान था उसके बहुत सारे टेररिस्ट निकल करके, बहुत सारे टेरर लीडर्स वगैरह पाकिस्तान में वो लोग छुपे हुए थे। तो अब अपना फेवर जो है सो कि रिटर्न मांग सकता है पाकिस्तान, ये एक चिंता का विषय है। और ये सबको पता है कि तालिबान को पाकिस्तान चला सकता है, और सिमिलरली आपको पाकिस्तान चीन के इशारों पर चलने वाला देश है। ये आपको इससे इतर स्थिति भी हो सकती है, चीजें जस्ट उल्टी भी हो सकती हैं, जिसकी संभावना कम है, लेकिन एकदम से आपको 0% या नगण्य नहीं है। कल को चूंकि जो तालिबान है वो निजाम मुस्तफा की बात करता है, इस्लामी आपको राज्य होने का दावा करता है, तो कल को वो नाराज हो सकता है कि जो उइगर मुसलमानों को चाइना बुरे तरीके से ट्रीट करता है, उनको डिटेंशन कैंप वगैरह में, यातना घरों में कैद करके रखता है, दाढ़ी बढ़ाने नहीं देता है, नमाज पढ़ने नहीं देता है, तो इन सारे इश्यूज को लेकर के आपको उनके बीच फ्यूचर में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। सिमिलरली पाकिस्तान से भी संबंधित एक और टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज तहरीर पाकिस्तान, जिसको इन शॉर्ट टीपीपी बोलते हैं, या कभी कभी इसको पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है। ये भी आपको पाकिस्तान से चिढ़ा हुआ होता है, बिकॉज जब अफगानिस्तान में अमेरिका एंटर किया था तो उसको अपने हवाई हमलों के लिए आपको एयर बेसेस वगैरह चाहिए थे, जो पाकिस्तान ने उपलब्ध करवाए थे, और हालांकि मजबूरी में ही करवाया गया था, बट इस चीज को तालिबान के एक आपको ग्रुप ने नहीं बेहतर माना, और दैट वाज द एग्जैक्ट रीजन कि तहरीर पाकिस्तान करके एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसका मोटो भी आपको पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना है। पेशावर स्कूल के नरसंहार को हम लोग शायद नहीं भूले होंगे, 2014 में जब अप्रोक्सीमेटली 150 बच्चों को मार दिया गया था। और इन्हीं सारे सिनेरियोज के बीच भारत बहुत सावधानी से नजर रखे हुए हैं, बहुत तैस में आकर के तालिबान के बारे में अभी हम आप कुछ बहुत बुरा बोलने से बच रहे हैं, और बेहद सधी हुई प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब भारत के लिए क्या खतरा हो सकता है कि जो आपको सीपैक है, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको नए सिरे से प्रोत्साहन मिल सकता है, और चीन इस परियोजना को आगे अफगानिस्तान तक बढ़ा करके ले जा सकता है। ये परियोजना जब शुरू की गई थी तो ये $47 बिलियन की परियोजना थी, और 2021 में इसकी लागत बढ़ करके आपको $62 बिलियन हो गई है। ये सबको पता है कि किस तरीके से चाइना अपने डेट ट्रैप में, ऋण जाल में अपने ही सहयोगी देशों को फंसाता है। शुरू में वो आपके देश में इन्वेस्टमेंट का दावा करेगा, बराबर की भागीदारी करेगा, और जैसे ही आप अपने हिस्से का पैसा नहीं दे पाएंगे तो आप ही को महंगे दरों पर आपको लोन वगैरह देगा, और इस तरीके से वो देश एक आपको ऋण जाल में फंसता चला जाता है। अब चीन के सीपैक परियोजना को क्यों ध्यान में रखना जरूरी है? बिकॉज चीन की ये जो आपको सीपैक परियोजना है, इसका विरोध करने वाला पहला देश भारत ही था। सबसे बड़ा भारत की आपत्ति तो ये थी कि इस परियोजना का एक बड़ा हिस्सा गुलाम कश्मीर से होकर के गुजरता है, और जबकि ये क्षेत्र आपको भारतीय आपको राज्य जम्मू एंड कश्मीर का अभिन्न अंग है, जो अब तो खैर यूटी हो रखा है, राइट। तो जम्मू एंड कश्मीर का ही एक हिस्सा आपको पीओके, जिसके ऊपर अवैध कब्जा पाकिस्तान ने किया हुआ है, उससे होकर के ये परियोजना गुजर रही है। ये परियोजना आपको इसके तहत बहुत सारे हाईवेज, रेलवेज और आपको एयरवेज वगैरह बनाएगा, और भी बहुत सारे आपको डेवलपमेंटल काम करेगा चाइना। और बेसिकली ये परियोजना एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछते हैं कि किन दो नोडल पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, तो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को कनेक्ट करती है पश्चिमी चाइना के कासगर से। अप्रोक्सीमेटली 3000 किलोमीटर की ये परियोजना है, और ये हम लोगों ने देखा है कि $62 बिलियन की ये परियोजना है। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को ही काउंटर करने के लिए भारत आपको ईरान में चाबहार नाम से एक पोर्ट बना रहा है। अभी हाल फिलहाल में अमेरिकी प्रशासन ने बात की थी कि जिस तरीके से क्वाड की संकल्पना है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, उसी की तर्ज पर आपको एक क्वाड्रिलेटरल डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा,
जिसमें आपको अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान होंगे, जो कि आपको चीन को ध्यान में रख करके ही बनाया जा रहा था। लेकिन अब अमेरिका यहां से निकल जाएगा तो ये पूरी की पूरी परियोजना अब बंद होने वाली है। इसके अतिरिक्त चीन के उभार का मुकाबला करने के लिए भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के साथ काम करना चाहता था, लेकिन अब जैसे जैसे अमेरिका चला जा गया है इस पूरे क्षेत्र में, उसकी पकड़ कमजोर हुई है, वैसे वैसे भारत के लिए भी समस्या हुई है। देख सकते हैं ये कि 3000 किलोमीटर का ये कासगढ़ से लेकर के ग्वादर तक का प्रोजेक्ट है आपको सीपैक, और इसका पूरा होना भारत के इंटरेस्ट के उल्टा है, राइट। एडवर्सली भारत अफेक्टेड हो सकता है इस 3000 किलोमीटर की परियोजना से। तो इसको अब हर हाल में पूरा करने के लिए पाकिस्तान और चाइना को तालिबान का आपको सपोर्ट मिल सकता है। चीन के लिए लाभप्रद स्थिति क्या है, तो उसे पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के बीच व्यापार करने के लिए एक बड़ा मार्ग मिल जाएगा। अभी तक अगर इनको व्यापार करना होता अफ्रीकन कंट्रीज के साथ या पश्चिमी एशियाई देशों के साथ, तो इनको हिंद महासागर का पूरा एक चक्कर लगा करके श्रीलंका वगैरह के पास से आना पड़ता। लेकिन जिस समय ये परियोजना पूरी हो जाएगी तो इनको डायरेक्ट इनका रिच हो जाएगा अफ्रीकन कंट्रीज तक या फिर आपको पश्चिमी एशियाई देशों तक थ्रू पाकिस्तान। उसके अतिरिक्त भारत को दक्षिण चीन सागर में रोकने में भी चीनी सेना सक्षम हो जाएगी। हमको आपको पता ही है कि कृत्रिम द्वीपों का निर्माण करके चीन वहां पर अपनी दादागिरी दिखाता है, और अब अगर भारत वहां पर आपको जो अंक्लोज हैं उसके कानूनों के हिसाब से भी फ्री नेविगेशन की बात करेगा, तो काउंटर करने के लिए चाइना अप्रत्याशित रूप से अपनी उपस्थिति ज्यादा दर्ज करवाएगा अरब सागर में, और इंडिया को एक कहीं ना कहीं एक सौदेबाजी में घसीटेगा कि आप जब तक नहीं निकल रहे होंगे दक्षिण चीन सागर से, तब तक हम भी बहुत एडवांस और बहुत एडवांस तरीके से आपके इलाके में रहेंगे। इस आर्थिक गलियारे का उपयोग सामरिक उद्देश्यों के तहत भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए भी किया जा सकता है। चीन की भारत को घेरने की जो उनकी नीति है उसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, मुक्त मोतियों की माला। इसके तहत जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनके साथ चाइना खुद अच्छे संबंध स्थापित कर रहा है और वहां पर बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चला रहा है। जैसे श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह वगैरह को ले लीजिए, राइट। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जो है सो कि उसके हिसाब से भी ये तालिबान आपको बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर एक बार सीपैक कंप्लीट हो गया तो भारत की पश्चिमी सीमा पर चीनी सेनाओं की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और भारत के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। अभी 1 साल ही हुए हैं डोकलाम विवाद को लेकर के, राइट। तो ऐसे ही विवाद निकट भविष्य में हो सकते हैं और जानबूझ करके चाइना हमको आपको इस जगह पर प्रोवोक कर सकता है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं उसको मोरल बूस्टअप या और भी तमाम तरीके का सहायता पाकिस्तान और तालिबान उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त चीन की रणनीति ये भी होगी कि वो भारत को पश्चिमी और मध्य एशिया से संपर्क भारत का भंग कर दे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब तक अफगानिस्तान में भारत के अनुकूल सरकार थी तब तक हम आप क्या कर सकते थे कि ईरान तक जाते आपको जो चाबहार पोर्ट है इसी के रास्ते अफगानिस्तान वगैरह एंटर कर सकते थे, या ऊपर के जो देश हैं कजाकिस्तान वगैरह, राइट, उन तक हमारी रिच हो सकती थी। लेकिन अब तालिबान को इस चीज के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा कि आपको अफगानिस्तान के रास्ते कजाकिस्तान वगैरह की तरफ भारत को मूव ही मत करने दो। तो ये भी अपने आप में भारत के लिए खतरनाक चीज हो सकती है। अफगानिस्तान हमको आपको पता ही है कि भारत के लिए विशिष्ट महत्व रखता है। मध्य एशिया विशेष रूप से भारत को अफगानिस्तान के माध्यम से व्यापार, पारगमन और ऊर्जा मार्गों से जोड़ने का काम करता था अफगानिस्तान, राइट। कजाकिस्तान वगैरह जैसे जो देश हैं जिनके पास यूरेनियम के संसाधन है उन तक हमारी पहुंच के लिए एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराता था अफगानिस्तान। और इसके अतिरिक्त ये भी जानिए कि भारत की ओर से ईरान में चाबहार बंदरगाह जो बनाया गया इसी को फर्दर कनेक्ट करने के लिए हम आप काम कर रहे थे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जरांज डेलाराम रोड को चाबहार पोर्ट से कनेक्ट किया जाता ईरान के, और ये परियोजना भी भारत की अब रुक जाएगी।
इसके अतिरिक्त दो और फैक्टर्स हैं जिनके कारण अफगानिस्तान भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको सूखे मेवे वाला कारण है, जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में भारत जो है सो कि अपने यहाँ इंपोर्ट कराता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि सूखे मेवों की कीमत बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त अफीम के दुनिया भर के अग्रणी उत्पादकों में से अफगानिस्तान आता है। और अगर तालिबान ने ये ड्रग के रैकेट को, अफीम को भारत के, या और स्पेसिफिक होकर के कहा जाए तो पंजाब और कश्मीर के युवाओं में जहर घोलने के लिए कर सकता है। यूएसए की भावी रणनीति को डिस्कस करते हुए जॉन बोल्टन साहब बहुत क्रिटिकल तरीके से उन्होंने क्रिटिसाइज किया हुआ है जो बाइडेन की पॉलिसीज को। जॉन बोल्टन कौन थे? तो अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और हाल फिलहाल में एक साक्षात्कार में इन्होंने क्या बताया है कि अफगानिस्तान में 20 वर्षों तक अमेरिकी सैनिकों की तैनाती आपको बहुत नहीं थी, राइट। वो बताते हैं कि भू राजनीति के हिसाब से 20 साल कुछ भी नहीं होते हैं। और अगर जर्मनी में 45 साल तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रह सकता है तो 20 सालों में ही अफगानिस्तान से बाहर निकलने का कोई औचित्य नहीं है। जर्मनी, हमको आपको पता है कि 1989 में आपको पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हुआ था। बीच की जो बर्लिन की दीवार थी उसको गिरा दिया गया था। और इस 45 सालों तक पश्चिमी जर्मनी में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पोजीशन होल्ड करके रहा था अमेरिका, ताकि आपको पूर्वी जर्मनी या रशिया वहां पर अनुचित लाभ न ले जाए। सिमिलरली इसी तरीके की स्ट्रेटजीज अमेरिका आपको मध्य एशिया में भी लागू करना चाहिए था इनको। और अभी हाल फिलहाल में देखेंगे तो जो आपको साउथ कोरिया है या जापान है, वहां पर भी चीन और रूस को काउंटर करने के लिए अमेरिका बड़ी अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, राइट। तो इनका वही कहना है जॉन बोल्टन साहब का कि हम आप अगर जर्मनी में रह सकते हैं, आपको दक्षिण कोरिया में रह सकते हैं, जापान में रह सकते हैं, तो इतनी जल्दी अफगानिस्तान से नहीं निकलना चाहिए था। हाँ, अमेरिका के लिए ये सौदा थोड़ा घाटे का ज्यादा रहा, बिकॉज इराक वगैरह पे भी जो इन्होंने आक्रमण किया वहां से तो इनको तेल मिला, राइट। लेकिन अफगानिस्तान में आक्रमण करने के बाद या इतने दिनों तक वहां रहने के बाद भी इनके हाथ शून्य ही आया है। वो आगे बताते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुए 76 साल हो चुके हैं। जो कोल्ड वॉर था वो खत्म हो चुका है कहीं ना कहीं। बावजूद इसके जर्मनी में अभी भी लगभग 35,000 अमरीकी सैनिक तैनात हैं। और इसी तरीके से जापान में भी 50,000 और दक्षिणी कोरिया में भी 30,000 सैनिक हैं। चीन के विस्तारवादी स्वभाव के कारण ये दोनों देश स्वयं भी नहीं चाहते हैं कि अमेरिका अपने सैनिकों को वहां से हटाए या नाटो के सैनिक आपको जर्मनी या जापान से जाए। तो सिमिलरली इनका लॉजिक है कि अगर ये देश चाहते थे कि अमेरिका बना रहे मेरे देश में, तो सिमिलरली आम अफगानी नागरिक भी अपने को बहुत सुरक्षित महसूस करता था जब तक वो अफगानी सेना या अमेरिकी सेना के संरक्षण में था। अभी तालिबान के आने के बाद हम लोगों ने देखा है क्या बुरा हाल हुआ है। साथ ही जॉन बोल्टन ये भी बताते हैं कि जो अमेरिकी जनता का बहुमत था वो चाहता था कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो, और इसकी एक बड़ी आर्थिक और सामाजिक लागत अमेरिका को चुकानी पड़ी है। और अगर अगला वो ये भी बताते हैं कि अमेरिकी जनता को समझाया जा सकता था, यही सारे एग्जाम्पल जर्मनी और जापान के एग्जाम्पल दे करके। घाटे उन्होंने क्या बताए हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका के निकलने के बाद से जो भी उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान और ईरान इलीगल तरीके से परमाणु कार्यक्रम चला रहे थे, उसकी जानकारी अब अमेरिका को मिलना बंद हो जाएगी। इसके अतिरिक्त दक्षिणी एशिया को लेकर के या मिडिल ईस्ट को लेकर के जो गुप्तचर क्षमता थी अमेरिका की, वो भी नकारात्मक तरीके से प्रभावित होगी। इसके अतिरिक्त चीन और पाकिस्तान के बाद भविष्य में कभी ईरान और तालिबान के अफगानिस्तान का भी परमाणु शक्ति बन जाना यूरोप और अमेरिका से अधिक भारत के लिए चिंताजनक विषय होना चाहिए। उन्होंने बताया है कि कल को भारत को डराने के लिए या भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तालिबान तक को दे सकता है, और ये अपने आप में भारत के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन होगा। तो ये कुछ चीजें थी इस आर्टिकल में जो बताई गई थी कि कौन कौन से डायमेंशंस हैं, चाइना को क्या स्ट्रेटेजिक लाभ हमारे ऊपर हो सकता है।
और इसके आधार पर एक क्वेश्चन आपसे यूपीएससी या यूपीपीसीएस में पूछा जा सकता है। अगर आप लोगों के पास थोड़ा समय हो तो एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे 250-300 शब्दों में। और ये क्योंकि क्वेश्चन जो है सो कि आपको एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी यूरोपीय देशों से ज्यादा भारत के लिए चिंता का विषय है। चीन, पाकिस्तान और तालिबान के त्रिगुट के संदर्भ में चर्चा करें। साथ ही अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी का आलोचनात्मक परीक्षण करें। ये बताएं कि क्यों आपको नहीं जाना चाहिए था अभी अमेरिका को अफगानिस्तान से। That is, America's withdrawal from Afghanistan is a matter of concern for India more than the European countries. Discuss in the context of the China-Pakistan-Taliban nexus. Also critically examine the withdrawal of fellow US from Afghanistan. Right? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, इसको एक बार लिखने का प्रयास करेंगे।